दूसरी बात, प्यारेलाल शर्मा साहब अपने आप को सेकुलर कहता है, कहता है सेकुलर, बिल्कुल अपने आप को सेकुलर कहता है। 3 प्यारोज हैं उसके, तीनों के तीनों हिंदू हैं। क्यों? राजेश, राजेश एंड राजा ठाकुर। बताओ मुझे, 90% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी, एक भी मुसलमान प्यारो नहीं मिला उनको, नहीं मिला। आपके सामने इंटरव्यू दिया कि मैंने मदरसे को 5 लाख दिए, कहां है वो 5 लाख? बताएं मुझे कहां है वो 5 लाख? आज तक उन्होंने मदरसे को वो 5 लाख नहीं दिए हैं। मदरसे के नाम पर प्रचार, मुसलमानों को बेवकूफ बनाना, और लास्ट पे जब आप फायदा देते हो, किसको देते हो? क्या करते हो फिर आप उसके बाद? आप 3 प्यारोज, कौन कौन? राजेश, राजेश यानी राजा ठाकुर। क्यों? सवाल तो पूछेंगे ना हम, कटघरे में तो खड़ा करेंगे ना आप। मदरसे को 5 लाख मिला, कहां है बताओ मुझे, पूछो मदरसे वालों से फोन करके बताओ। वालों ने भी तो शुक्रिया अदा किया था पर यार साहिबा, वो आकर एक बताएं जनता को कि आप चाहते हैं किश्तवाड़ को फ्री बिजली मिले या नहीं मिले। और सजाद साहब को तो डेपुटेशन लेकर चीफ मिनिस्टर से मिलाना चाहिए वो नौजवानों को। क्यों खामोश है वो? 5 साल तक वो नजर नहीं आएंगे, 5 साल के बाद वो जिंदा हो जाएंगे फिर से कि कौन खतरे में, तो कौन देगा वोट उन्हें? हम लड़ने वाले लोग हैं, हमें हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, ऐसे जैसे ठग लोग, ऐसे जैसे जो नेता रहे हमारे। लेकिन जब 5 साल गुजर जाएंगे, 5 साल तक खामोश रहते हैं ये लोग, जैसे ही 5 साल गुजर जाएंगे, 5 साल के बाद ये आपके बीच में आकर आपके खिलाफ बोलने लग जाएंगे, आपके खिलाफ साजिशें बनाने लग जाएंगे। सजाद साहब, किचलू ने और सुरूरी साहब ने इस बार मीटिंग की कि किसी भी तरह से जफरुल्लाह को हराना है। हम जीते या ना जीते, लेकिन जफरुल्लाह हारना चाहिए। यह हालत है इनकी, और यही कौम के फिर बड़े मसीहा बन जाते हैं। एक पीएसओ मेरे खिलाफ कैसे बोलेगा? उसको किसने हक दिया? और वो पीएसओ बना, कोई खुदा नहीं बनाया। और आप ये बात जहन में बिठा कर रखें, ये मत सोचें कि प्यारेलाल का, आप चीफ मिनिस्टर के भी पीएसओ होंगे ना, तब भी हम ये लिफ्ट देने वाले लोग नहीं, हम आपसे डरने वाले लोग नहीं। आप खुदा नहीं, हमारे सांसों के मालिक नहीं है। हमने उनसे टकराया जो तुम्हारे बॉस हैं, और उनका नामो निशान नहीं सियासत में आज कहीं पर। तुम तो कहीं किसी के लायक नहीं हो, तुम तो कोई बड़े हो ही नहीं। अपने आप को लिमिट में रखो। ये मत सोचो कि आप किसी के पीएसओ हो गए और सब कुछ आप ही के हाथ में आ गया। आपका एमएलए रो रहा है। हायर सेकेंडरी अपग्रेडेशन का काम सरकार ने ठप करके रखा था, अब जैसे ओपन होगा बिल्कुल ये काम होंगे, और नहीं होंगे तो सरकार का दामन पकड़ेंगे, स्कॉलर पकड़ेंगे। ये एमएलए के खाते में जाएंगे, आपके खाते में जाएंगे? जो प्रोसेस से गुजरेगा। मैं तो कहता हूं कि एमएलए भी बोले, पहले ही बोले, वो बोले ये एक हायर सेकेंडरी मैंने बनानी, मैं कहूंगा आप ये बना लीजिए, मैं दूसरी जगह लड़ूंगा, मैं दूसरे कामों के लिए लड़ूंगा। अब वो वही काम, निकम्मा जो लीडर होता है ना, वो बैठे रहता है, अय्याशियां करता है, मस्तियां करता है, मौज करता है, लास्ट पे दूसरे के काम पर नजर रखता है। भाई ये जो है अब हो ही गया। मैं कहूंगा मैंने भी किया। 5 लोग अगर 10 लोग हैं, 5 लोग तो कहेंगे, कम से कम 2 लोग तो कहेंगे कि इसने भी किया। तो बेवकूफ बनाने वाली सियासत नहीं करनी चाहिए। वो मुझे कहें, उन्होंने वादा किया आईटीआई दूंगा मड़वा को, वो कहेंगे कि आईटीआई देंगे, मैं चुप रहूंगा। अगर वो मड़वा को आईटीआई दे पाएंगे, मैं चुप रहूंगा। बिजली के लिए भी बोला, अगर सिलेंडर के लिए भी नहीं, उन्होंने सिलेंडर गैस जो देने का वादा किया वो तो नहीं हुआ। देखो अगर वो देंगे, मैं तो कहूंगा कि सरकार का बिल्कुल उसमें क्रेडिट तो ओवरऑल सरकार को जाएगा। मैं तो उमर साहब की उसमें तारीफ करूंगा, उनको भी जाएगा। वो एमएलए मैनिफेस्टो नहीं ना है, मतलब जो पार्टी मैनिफेस्टो होता है वो पार्टी मैनिफेस्टो, एमएलए मैनिफेस्टो था। उसने कहा कि मैं आईटीआई दूंगा। अब आईटीआई पूरे जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेंगे, छोड़ा। और जिस बंदे ने गुलाम नबी आजाद को धोखा दिया, वो बंदा किसी का वफादार हो सकता है? अगर आप जीएम सरूरी साहब के बारे में जानना चाहते हो, और जीएम सरूरी कौन है और जीएम सरूरी क्या हो सकता है, किस तरह का इंसान है, सबसे ज्यादा अच्छा जवाब मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद साहब के पास होगा। तो आप भरोसे की बात ना करें, भरोसे वाला वोट नहीं है। झूठ मूठ इधर उधर करके ये वोट मैनेज करने की कोशिश की इन्होंने। वोट तो मेरा है, जो ईमानदारी पे पड़ा, ईमानदारी की बुनियाद पर पड़ा, झूठ की बुनियाद पर नहीं पड़ा, काम की बुनियाद पर पड़ा। अब लोग मुझे नहीं जानते थे, बौंजवा के लोग मुझे पूरे तरीके से नहीं जानते थे, इसलिए मुझे, लेकिन अगली बार जब हम अगली बार इलेक्शन में उतरेंगे, बौंजवा का चप्पा चप्पा हम छान मारेंगे, वहां के हर मुद्दे पर हम बात करेंगे, लोगों के साथ जान पहचान होगी, वो हमें कांग्रेस सीनियर नेता व कंटेस्टिंग कैंडिडेट इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी शेख जफरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। जफर साहब, शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। जफर साहब, हम आपकी लगातार सोशल मीडिया हैंडल देखते रहते हैं। आप जम्मू में पिछले काफ़ी समय से हैं, और मंत्री जो अभी बने हुए सरकार में उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ इश्यूज़ को लेकर क्या बात कर रहे हैं उनसे, और कहाँ पहुँची आपकी वो बातचीत? देखिए, मैं इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा हूँ, और अब इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी को जो मुश्किलात
से दो चार होना पड़ रहा है, उन तमाम मामलात को लेकर मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर इदारे तक पहुंचूं, हर दरवाजे तक अपनी दस्तक दूं और मामलात जो संगीन हैं कहीं ना कहीं से हल निकाल के ले आऊं। मड़वा मेरा आबाई वतन है, जहां से मैं खुद भी ताल्लुक़ रखता हूं। मड़वा ने, वाड़वन ने, दक्षिण ने, इन तीन इलाकों ने बहुत परेशानियां देखी हैं और पॉलिटिकली हम विक्टिम रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में हमें बहुत पीछे धकेल दिया। बीच में जब अरमान साहब एमएलए रहे उस वक्त तो थोड़ा बहुत कुछ हुआ था, क्वार्टर्स वगैरह बने थे, उनको भी जला दिया गया और एक खौफ का माहौल मड़वा में हमेशा तैयार किया गया, जिसकी वजह से न वहाँ ऑफिसेज फंक्शनल हो पाए, न वहाँ रोड कनेक्टिविटी मिली, न वहाँ बिजली आई, न वहाँ नेटवर्क को आने दिया और सारी चीज़ें जो रहीं। फिर उसके बाद हमने आवाज़ उठाई, कोशिशें की और करीब 6 साल 7 साल पहले हमने आवाज़ उठाई और तब से लेके अभी तक हम कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह हम ट्रैक पर आ जाएं और अल्लाह का फजल है, बहुत सारी कोशिशें होने के बाद बहुत सारे मामलात हल होने को जा रहे हैं और हल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे पहले अगर परमानेंट रोड की बात करें, आपने कई बार मुझे सवाल पूछा वो क्लियरेंस क्यों नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ क्लियरेंस नहीं, मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि हमारी सड़क भी बन रही है और हंजल जहाँ हमने कभी सोचा नहीं था वहाँ गाड़ी जा रही है आज। उस तरह से अगर बिजली की बात, आप भी मुझे सवाल पूछते थे कि बिजली का क्या हुआ, आपने तो वादे किए अपने इलाके के लोगों के साथ, तो बिजली सैंक्शन हो चुकी थी करीब 1.5 साल पहले अंडर RDSS स्कीम। वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और उसका हमने फ़ायदा उठाया। डॉक्यूमेंट्स चलाने में बड़ा वक्त लगा, लेकिन उसमें भी हमने कामयाबी हासिल की और वो सैंक्शन हो गया प्रोजेक्ट 68 करोड़ का और इस बार उसकी टेंडरिंग भी हो गई और अब वो प्रोसेस के हिसाब से आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला वो काम भी शुरू होगा। नेटवर्क का बहुत बड़ा मुद्दा था, जियो कंपनी को कन्विंस करना था आप मड़वा आएँ, आप वहाँ काम करें, आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने पूरा आपका सपोर्ट करना है। उनको कन्विंस करने में हम कामयाब हो गए, वो कंपनी वहाँ की तरफ आई और वहाँ टावर्स बने। जब टावर्स बनने के बाद वीसेट लगे, वीसेट से भी काम नहीं चला, फिर फाइबर सैंक्शन कराया, फिर फाइबर यानी सर्वे कराई, सैंक्शन हुआ, फिर उसका काम जैसे तैसे जितना हो सका अभी तक कराया, लेकिन दिक्कतें काफ़ी रहीं उस काम को कराने में, रुकावटें बड़ी रहीं उस काम को कराने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं आज के रुकावटें भले ही कितनी भी आए, लेकिन 90% 95% काम हो चुका है। अब जो 5% बकाया काम है इंशाल्लाह जैसे ही मरगन का रास्ता खुलेगा, क्योंकि वो रास्ता बंद पड़ा है बर्फबारी की वजह से, और जैसे वो रास्ता खुलेगा वहाँ मौसम हमवार जैसे होगा उसके बाद इस काम को चालू कराया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला 2025 में तो अब कोई गुंजाइश भी नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश अब नहीं है कि अब इंटरनेट नहीं लगेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को, इस बड़े काम को सैंक्शन कराना, एक प्रोसेस से इसको लेकर जाना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और जियो फाइबर को, जियो कंपनी को कन्विंस कराना ही बड़ा हमारे लिए बड़ा मुद्दा था और बड़ी कामयाबी हाथ आई हमें। इंशाअल्लाह ताला एक प्रोसेस से गुजरकर हम सभी चीज़ों को, सभी मामलात को आगे लेकर जाएंगे भी, जा भी रहे हैं और कई मुद्दों में कामयाबी मिल रही है, लेकिन कई मुद्दों में अभी कामयाबी हासिल करना बाकी है। ये 3 काम जो है, नेटवर्क, रोड कनेक्टिविटी और बिजली, ये 3 काम अब इस पर जो काम होना तो हो गया, अब ये प्रोसेस से आगे बढ़ेगा और काम होगा। लेकिन इसके अलावा जो हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड है वो है मड़वा में एक टनल की ज़रूरत है। एक तो उससे हमारा फासला कम होगा और एक अच्छी कनेक्टिविटी हमें मिलेगी, रोड कनेक्टिविटी, और दूसरी बात यह है कि उससे टूरिज़्म बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। छात्रों और मुगल मैदान जो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, मड़वा वार्ड 1 छात्रों मुगल मैदान, ये इलाके आपस में जुड़ेंगे और बहुत कम समय में हम मड़वा से छात्रों और छात्रों से मड़वा पहुंचा करेंगे। इस बूंदा टनल के लिए 2-3 साल पहले हमने इनिशिएटिव लिया, जहां जहां हो सका अभी तक डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए, और जब नितिन गडकरी साहब चिनाब वैली आए थे, कुछ टनल्स उन्होंने इनॉग्रेट करने थे, उस वक्त भी अशोक शर्मा साहब हमारे डीसी थे और उनके ज़रिए से हमने उन तक वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए। आज भी हम कोशिश में लगे हैं, मेल्स कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ये जो ट्रांसपोर्ट है
उनको मेल्स भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस प्रोजेक्ट को स्वीकार किया जाए। और उसके बाद सुईद्रमन से अनंतनाग से सुईद्रमन का एक टनल है जिससे वाड़वन जो है परमानेंटली कनेक्ट होगा अनंतनाग के साथ, और चाहे कितनी भी बर्फबारी हो उसके बाद मुश्किलात नहीं होंगी, उसके बाद कनेक्टिविटी खत्म नहीं होगी, हम डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। ये दो अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हमने काम करना है और जिस पर हम कोशिशें कर रहे हैं। मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी इस बात को उठा रहे हैं, मेल्स के जरिए से भी हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, सामने भी मिलने की कोशिशें जारी हैं। और जो स्टेट लेवल की जो चाहे मिनिस्ट्री हो चाहे एलजी इंतज़ामिया हो, जब एलजी साहब किश्तवाड़ आए थे 2 साल पहले, वहाँ हमारी जब काउंसिल की मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी मैंने ये मुद्दा उठाया कि हमें इन 2 टनल्स की सख्त ज़रूरत है। इंशाल्लाह इन पर भी काम होगा। उसके बाद मड़वा वाड़वन में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। अगर इन 2 एरियाज को हम वाकई में यहाँ की गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ की परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो सेपरेट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ चाहिए। जिस तरह से कोकरनाग में जे मीर साहब ने अपने वक्त में कराया, तो यहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी 2 साल से हमने ये कोशिशें अभी तक की और इसके डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए। एक प्रोजेक्ट है जो तत्तापानी के लिए और योरदू मड़वा के लिए हमने सबमिट किया, वो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो हमने उसके डीपीआर तैयार करवाए। वो हमने जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री तक भी हमने वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए और स्टेट गवर्नमेंट तक भी पहुंचाए और एलजी इंतजामिया तक भी पहुंचाए। उसकी डिमांड भी जारी है। उसके अलावा सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब रिजर्वेशन का मामला सामने आता है और पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस दिया गया, आपके डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के पाडर को भी पाडर को वहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के पाडर एरिया को दिया गया, और अच्छी बात है अगर उनको दिया गया, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दक्षिण मड़वा वाड़वन आप देखें, मतलब अगर आप जाएंगे भोंजवा जाएंगे आप, सबसे ज्यादा दूर वहां का एरिया जो है वो किथर पड़ता है, वो भी डिजर्व करते हैं। हम मड़वा के लोग इतना पिछड़ा मतलब एरिया कोई जहां पर आज भी लाइट नहीं है, यानी बिजली नहीं है, अब ऐसे एरिया को अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये जुल्म होगा, ये नाइंसाफी है। इस पर हमने आवाज उठानी है। और मैंने अपने जितने भी मेरी पार्टी के जो एमएलएज हैं, मैंने उनको कई बार बोला कि आप जरूर हमारे मुद्दों को भी असेंबली में उठाएं और कोशिश करें कि हमारा साथ दें। आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि हर प्लेटफॉर्म पर इसकी आवाज उठाएं। लेकिन रिजर्वेशन हमारा हक है। हम इतने पिछड़े हैं इस सदी में जहां लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन वहीं अगर मड़वा की बात करेंगे, वाड़वन की बात करेंगे और दक्षिण की बात करेंगे, वहीं अगर आप इन फार फ्लंग एरियाज की बात करेंगे, है क्या वहां पर? न बिजली, न नेटवर्क, न वहां पर बेहतर स्कूल्स, न बेहतर अस्पताल। तो इस तरह के एरियाज को अपलिफ्ट करना है तो एक स्पेशल रोड मैप, हालांकि एक कोशिश मैंने की, मैंने मड़वा वाड़वन के 2 ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक में लाने की कोशिश की और वो कोशिश में कामयाब उसमें हुआ। अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट भी आएगी, उसके जरिए से भी आएगी, लेकिन वो भी लिमिटेड स्कोप वाला एक मामला है। हम चाहते हैं कि बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर इन एरियाज को कंसिडर किया जाए, इसकी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव इसके ब्लॉक्स बने और इवन की एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर है वो पोस्ट इन एरियाज के लिए सैंक्शन की जाए। अगर वो पोस्ट सैंक्शन की जाएगी तो स्पेशल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा और उसके लिए स्पेशल मॉनिटरिंग का इंतजाम होगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर इतना फार फ्लंग एरिया, टफ एरिया है, कम से कम मड़वा वाड़वन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट जो है वो सैंक्शन की जाए और वहां पर स्पेशल रोड मैप के तहत इसको वहां पर एडीसी साहब को बिठाया जाए। ये हमारी एक डिमांड है। उसके अलावा जब सेपरेट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी आएगी, उससे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। अगर टनल्स बनेंगे, कश्मीर से भी टूरिज्म इन एरियाज की तरफ आएगा और मड़वा वाड़वन से जब मड़वा से टनल छात्र बूंदा की तरफ बनेगा, उससे भी हम कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इससे गुर्बत का खात्मा होगा और बहुत सारे जो मामला थे हमारे हल होंगे। मैं तो कहता हूं कि नितिन गडकरी साहब जो इस वक्त बहुत, मैं समझता हूं कि अगर बीजेपी में कोई काम वाला लीडर है वो नितिन गडकरी है और मैं उनकी बार बार तारीफ भी करता हूं और उनके काम को वो कभी दंगे फसाद वाले, वो कभी उनके इंटरव्यूज नहीं आएंगे सामने
वो कहते हैं कि मैं काम की बुनियाद पर राजनीति पसंद करता हूं और काम वाले राजनेता मुझे बहुत पसंद है। नितिन गडकरी साहब तक मैंने पिछले महीना मेल भी की उनको कि बूंडा चेंजर टनल और चुईद्रमन अनंतनाग टनल जो है ये 50,000 पॉपुलेशन को जोड़ने वाले टनल्स होंगे और यहाँ बहुत टूरिज्म का स्कोप है। इन एरियाज की तरफ अगर ये टनल बनेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ की तरफ आना शुरू करेंगे और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो कारामद साबित होगा ये टनल, क्योंकि हमारे पीछे लद्दाख है और लद्दाख के आगे आपको पता ही है कि चाइना है। तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहेगा। तो नितिन गडकरी साहब को जब मैंने ये मेल किया, उनके जो पर्सनल जो मेल है, तो उन्होंने रिप्लाई मुझे वहां से किया कि उन्होंने कहा कि हम इन प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करेंगे इन कमिंग फ्यूचर। तो आई होप कि वो ये पॉजिटिव वे में इसको लें और वो वाकई में इसको अपनी कंसिडरेशन में रखें, ताकि हम हमारे लोगों का भला होगा इसमें और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जफर भाई, आपको क्या सिर्फ दक्षिण मड़वा और वाड़वन के लोगों ने वोट किया है जब आपने एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ा, असेंबली इलेक्शन लड़ा? मैंने जब भी आपका इंटरव्यू किया है आपने मैक्सिमम इन्हीं जगहों का नाम लिया है। आपकी अब कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी हो गई, दायरा बहुत बड़ा हो गया। आप बौंजवा या बाकी कित्थर का हालांकि आपने रिजर्वेशन के मसले में नाम लिया, इन सारी बाकी मतलब गाँव जो हैं उनके नाम क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, अभी देखिए हकीकत तो ये है कि छात्रू, मुगल मैदान, बौंजवा, कैशवान को मैंने मुकम्मल तौर पे अभी जाना नहीं और वजह भी यही रही कि मुझे वोट भी कम मिला, क्योंकि लोग मुझे पूरे तरीके से नहीं जानते थे। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको उससे भागना कोई कामयाबी नहीं है और कोई बहादुरी नहीं है। फैक्ट यही है। मुझे यहाँ के लोग 4 साल मुझे 5 साल जो मिले मुझे ये बिल्कुल ये 4-5 साल जो मुझे मिले, जिस तरह से मैंने मड़वा और वाड़वन को हाईलाइट किया, मैंने इन एरियाज को कहीं पहुंचाने की कोशिश की, बिल्कुल उसी तरह 5 साल जिस बौंजवा का नाम लेने वाला कोई नहीं, बौंजवा को हमेशा एक्सप्लॉइट किया। देवीगोल वहां पर भी एक टूरिज्म स्पॉट है, उसको एक्सप्लोर करके वहां के टूरिज्म को जनरेट किया जा सकता है। वहां कॉलेज की डिमांड एक जेन्युइन डिमांड है, 14,000 वोट है उस ब्लॉक से। एक कॉलेज नहीं है उनके पास, उनके बच्चों को भद्रवाह जाना पड़ता है, उनके बच्चों को किश्तवाड़ जाना पड़ता है। यानी कि आप कॉलेज नहीं दे सकते हैं इतने बड़े ब्लॉक को। अगर आप देखेंगे वहां एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से गुजारा हो रहा है और वहां पर भी स्टाफ की कमी, मशीनरी नहीं है और हॉस्पिटल हेल्थ स्ट्रक्चर ही नहीं है वहां पर। अब ना आपके पास हायर सेकेंडरीज हैं, ना आपके पास हाई स्कूल्स हैं, ना आपके पास कॉलेजेस हैं, ना आपके पास कोई हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपर। तो लोग सफर नहीं करेंगे और क्या करेंगे। तो बौंजवा के साथ भी बाकी जितनी बड़ी बिल्कुल मैं पहुंचूंगा। बौंजवा के साथ भी बहुत ज्यादा जाती हुई है, हद से भी ज्यादा जुल्म हुआ है। और मैं तो कहता हूं कि बौंजवा के लोगों को कि आओ मेरे साथ अपना सियासी रिश्ता जोड़ो, मेरे साथ आगे बढ़ो, मैं आपको लेकर आगे चलूंगा, आप मुझे आगे लेकर चलें। मैं नौजवान हूं, मैं अभी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, आप मेरे साथ चलना शुरू करें। और जिन लीडरों ने आपको आज तक एक्सप्लॉइट किया, जीएम सुरूडी साहब ने आज तक वोट लिया, इस बार भी 4,000 वोट मिला, लेकिन आपने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि वो वहां के कॉलेज 4,000 वहां से लिए, वो अच्छा वहां से लिए बौंजवा से अकेले। ना आपने उनके मुंह से कभी सुना कि वहां का अस्पताल जो है खराब है, वहां कॉलेज नहीं है, वहां हायर सेकेंडरीज में स्टाफ नहीं, कभी आपने उनसे ये नहीं सुना होगा। बस ताजियत पे जाते हैं, झूठ मूठ की वो गले शले लगाते हैं, नूर का आप ठीक हो, रमजान का आप ठीक हो, इन्हीं बुनियादों पर वोट लिया। वहां मैंने देखा पिछली बार एक वो तो अपना आर्ट है ना, कैसे आप नहीं आर्ट है बेशक है, लेकिन इस आर्ट से अगर लोगों अगर जनरेशंस खत्म होती हैं, जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया, आपने उनके लिए जहन्नम तैयार पहले करके रखा है। हिसाब तो लगेगा ना कहीं अल्लाह के दरबार पर। दुनिया में भले लोगों की सादगी की वजह से आप कामयाब भी होते हो कभी वोट लेने में, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब हो। अल्लाह ताला के सामने भी तो जाना है ना। हाँ, आप अपने आप को हाजी साहब भी कहोगे और फिर आप अल्लाह ताला को भूल भी जाओगे तो वो कैसे मुमकिन है। आपको जाना पड़ेगा ना। आप आरोप लगा रहे हैं, फिर भी वो इतने कम मार्जिन से मतलब हारे हैं। कम मार्जिन से हारे हैं। अरे वो तीन बार भरोसा किया होता तो जीत गए होते ना। भरोसा नहीं किया, बल्कि पैसा फेंका, झूठ बोले, कस्में दी, कुरान पे हाथ रखवाया, दीन का हवाला दिया, 370 का हवाला दिया। आपको लगता है जिस बंदे ने गुलाम नबी आजाद साहब को अकेला छोड़ा और जिस बंदे ने गुलाम नबी आजाद को धोखा दिया, वो बंदा किसी का वफादार हो सकता है?
अगर आप जीएम सुरूरी साहब के बारे में जानना चाहते हो और जीएम सुरूरी कौन है और जीएम सुरूरी क्या हो सकता है, किस तरह का इंसान है, सबसे ज्यादा अच्छा जवाब मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद साहब के पास होगा। तो आप भरोसे की बात ना करें, भरोसे वाला वोट नहीं है। झूठ मूठ इधर उधर उधर इधर करके ये वोट मैनेज करने की कोशिश की इन्होंने। वोट तो मेरा है जो ईमानदारी पे पड़ा, ईमानदारी की बुनियाद पर पड़ा, झूठ की बुनियाद पर नहीं पड़ा, काम की बुनियाद पर पड़ा। अब लोग मुझे नहीं जानते थे, बौंजवा के लोग मुझे पूरे तरीके से नहीं जानते थे, इसलिए मुझे, लेकिन अगली बार जब हम अगली बार इलेक्शन में उतरेंगे, बौंजवा का चप्पा चप्पा हम छान मारेंगे, वहां के हर मुद्दे पर हम बात करेंगे, लोगों के साथ जान पहचान होगी, वो हमें पहचानेंगे, हम उन्हें पहचानेंगे। लोग अगली बार, आप लिख कर लीजिए कि अगली बार 5000 से ज्यादा वोट शेख जफर वहां से लेगा। जफर भाई, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी से आप और छात्रों मुगल मैदान केशवान की बात करूं, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी से आप लड़े, केशवान कांग्रेस के हाथ के निशान पे आप लड़े, जिस कांग्रेस को बच्चा बच्चा जानता है, फिर भी आप हार गए। नहीं, आप ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उनके कैंडिडेट हार गए। जो वहां से कितनी बार एमएलए रह चुके हैं सुरूरी साहब, वो वहां से हार चुके। लेकिन जो व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्टर था, जिसका कोई सियासी इतना वजूद नहीं था, वो व्यक्ति वहां से जीत जाता है। आप पहली बात जहन में रखिए, जो व्यक्ति जीता वो 17 साल जीएम सुरूरी के साथ रहा, और अगर जीएम सुरूरी साहब ने इंद्रवाल का कबाड़ा किया तो उसका हिस्सेदार वो भी रहा है, वो शरीके जुर्म रहा है। वो जीएम सुरूरी साहब के साथ 17 साल रहे। फिर अलहदगी इनको किसी पैसों की बुनियाद पर झगड़ा हुआ, किसी सड़क टेंडर की बुनियाद पर झगड़ा हुआ, तो ये अलग हो गए। फिर इन्होंने आपसी जिद की वजह से ये पॉलिटिक्स करें, आपके और मेरे भले के लिए पॉलिटिक्स नहीं करें। अब जो जीता, आप उनसे पूछे, हलफ दीजिए उनसे कि उन्होंने हिंदू कम्युनिटी में जाकर कहा, जो बीजेपी का कोर वोटर हिंदू कम्युनिटी में, उनके पास जाकर उनसे कहा कि बच्चों की कसम, गीता की कसम, मैं जाकर बीजेपी ज्वाइन करूंगा जीतने के बाद। वहां उनको बेवकूफ बनाया। यहाँ छात्रों के लोगों को कहा कि मैं आपको नौकरियां दूंगा, मैं आपको ये करूंगा, मतलब झूठ मूठ ये वो, और मैं आपके इलाके का हूं, मैं आपके बीच में रहूंगा। शेख जफर जो है वो मड़वा का है, वो मड़वा जाएगा, वो वहां बैठेगा, उसको कहां ढूंढोगे। लोगों ने एक बार भरोसा कर लेते हैं। और आज लोग वहां जो कह रहे हैं कि वो तो कह रहा था मैं यहीं बैठूंगा, 3 महीने 4 महीने से लापता है एमएलए वहां से। और एक बार एतमाद आप जीतने में कामयाब हो सकते हो, और कोई भी हो सकता है, लेकिन बार बार वो मौका आपको नहीं मिल सकता है। आज उन्हें मौका मिला। मेरी कमजोरी ये थी कि मैं लोगों तक नहीं जा पहुंचा था, मुझे लोग फोन कर रहे थे यहां आओ वहां आओ, कम वक्त मिला छात्र और मुगल मैदान के लोगों को समझने में और उनका एतमाद हासिल करने में, और मैं उनका एतमाद को जीत नहीं सका। लेकिन आज मुझे जो फोन कॉल्स आ रही हैं वहां से, मुझे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, हम जो समझते थे वो कोई और निकला, वो कुछ और निकला। बनने के बाद उन्होंने कुछ काम तो करवाए वहां पे। अभी 4 महीने, अभी चीफ मिनिस्टर साहब रो रहे हैं, तो एमएलए क्या करेगा? कुछ सोशल मीडिया में हमने कौन सा वाला काम नहीं, पता नहीं कौन सा वाला काम, रोड शो नहीं, ये इतना जल्दी हो सकता है? आपको पता है कि ये मिड फाइनेंशियल ईयर चल रहा था जब वो जीत कर आए। ये तो पुराने प्लान सारे चल रहे हैं। अभी तो उन्होंने राहल की एक रोड उन्होंने इनॉग्रेट की, एक दिन ओथ लिया, दूसरे दिन रोड की इनॉग्रेशन हुई। ये मुमकिन होता है? मड़वा में बिजली 1.5 साल पहले, आपको पता है, मैंने आपको इंटरव्यू भी दिया है कि बिजली सैंक्शन हो गई, उसकी टेंडरिंग हो गई। आप कहेंगे मैंने टेंडरिंग कराई, तो टेंडरिंग तो होती नहीं है, पहले प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है, वो तो किसी ने कराया। उससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स चलाए, डीपीआर तैयार करवाए, वो तो किसी ने किया। और आपको पता है ये 68 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इनकी अभी स्टेट में नहीं कुछ चलती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चलेगी इनकी? उसके एक प्रोसेस से वो चीजें मैंने चलाई। आपने कितनी बार सवाल मुझे पूछे कब होगी बिजली सैंक्शन, मैं आपको कहता था 100% होगी। तो वो काम हुए। अब जब प्यारेलाल शर्मा साहब के काम होंगे, नई हायर सेकेंडरीज, मैंने कहा इनको कि सुनगांव में हायर सेकेंडरी की जरूरत है, जल्दी से तैयार करिए वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। वहां सिंहपुरा में हायर सेकेंडरी की जरूरत है, और मड़वा वार्ड में जहां तक मैं जानता हूं, मैंने कई बार ये मामला उठाए कि यहां पर हायर सेकेंडरी की जरूरत है, लेकिन हायर सेकेंडरी अपग्रेडेशन का काम सरकार ने ठप करके रखा।